बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं स्पेस फ़िज़िक्स। स्पेस फ़िज़िक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, हमने एक एक डेफिनेशन याद करनी है और एक एक फार्मूला याद करना है, और दो चार रीजनिंग हैं आपकी। एक्सपेंशन, बिग बैंग थ्योरी हो गया, रेड शिफ्ट हो गया। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर नहीं है, इंशाल्लाह एक ही लेक्चर में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब स्पेस फिज़िक्स की बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं ल्यूमिनोसिटी से। ल्यूमिनोसिटी क्या होता है? ल्यूमिनोसिटी होता है, इट इज़ द टोटल रेडिएंट एनर्जी emitted per unit time. It is the total radiant energy emitted per unit time. जैसी डेफिनेशन है वैसे ही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हो गया आपका एनर्जी emitted पर यूनिट टाइम। इसका यूनिट होता है वॉट। ये पावर की तरह होता है, लेकिन ये स्पेस फिजिक्स की पावर एक तरीके से। अच्छा, अब हम बात करते हैं नंबर टू, दैट इज़ योर रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होता है? रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी, एक सेकेंड, लेट मी डिवाइड दिस पेज इनटू फोर पोर्शंस। इंशाल्लाह कोशिश है एक आध पेज में ही अच्छे डिटेल नोट्स बना लूँ। रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होता है? जो स्टार होता है ना, स्टार, तो वो रेडियली आउटवर्ड इमिट करता है हर डायरेक्शन के अंदर। जब स्टार कोई जैसे ये स्टार है, मैं यहाँ पे बताऊँ, ये स्टार है आपका, स्टार ए कह लो उसे। अब ये लाइट इमिट करेगा ना, ये यू इमिट करेगा। रेडियली का मतलब ये होता है कि हर डायरेक्शन के अंदर लाइट इमिट करता है और आउटवर्ड इमिट करता है। ठीक है। अच्छा, अब जो लाइट इमिट हुई है, तो ये लाइट एनर्जी के फॉर्म में कहीं डिलीवर होती है, और जब ये डिलीवर होती है तो ये किसी स्पेसिफिक एरिया में डिलीवर होती है। और एरिया आपका स्फेयर है, स्टार आपका स्फेयर है, तो ये किसी स्फेयर से कहते हैं एनर्जी आपकी निकल रही है ना। तो हमें पता है यहाँ पे कि एरिया का फॉर्मूला होता है 4πd²। A2 के अंदर आ गया, ये तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी इज़ अ रेट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। रेट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। एफ इज इक्वल टू एल अपॉन एरिया। एल आपकी ल्यूमिनोसिटी है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो अच्छा, ल्यूमिनोसिटी और मैंने बताया था ल्यूमिनोसिटी और पावर एक तरीके से सेम है। तो ल्यूमिनोसिटी और पावर में डिफरेंस क्या है? ल्यूमिनोसिटी होता है ना, दैट इज़ जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी या टोटल अमाउंट ऑफ लाइट गिवन ऑफ बाय अ स्टार। जबकि अभी इंटेंसिटी होती है ना, इज़ द लाइट हाउ हाउ मच लाइट वी ऑब्जर्व। मतलब ये तो स्टार ने इमिट की है, और इंटेंसिटी होती है हमें कितनी दिखी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, स्टैंडर्ड कैंडल। स्टैंडर्ड कैंडल के बाद में आते हैं। पहले हम स्टैंडर्ड कैंडल से पहले मैं इधर एक और बात बता दूं। हमें पता है एफ इज इक्वल टू एल अपॉन 4πd²।
तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ हो गया डिस्टेंस से, ठीक है, डायमीटर डिस्टेंस जो भी है आपका, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कैंडल क्या होता है? स्टैंडर्ड कैंडल इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑफ अ नोन ल्यूमिनोसिटी। स्टैंडर्ड कैंडल is an astronomical object of known luminosity. ठीक है, या प्लीज इग्नोर माई राइटिंग। हम यू में प्रेजेंट करते हैं डी इक्वल्स टू एल अपॉन 4 पाई एफ, ठीक है। आई होप देयर इजंट एनी कन्फ्यूजन इन दिस, ठीक है। अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ये तो मैं कोई बताने वाली बात नहीं है, ये ओ लेवल की चीज़ है, तो ये तो आपको याद ही होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ है वो है आपकी बैकग्राउंड रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सॉरी। वो क्या होता है कि जब आप फिलामेंट लैम्प को ऑन करते हैं ना, तो फिलामेंट लैम्प को जब आप ऑन करते हैं तो डल रेड टाइप का ग्लो होता है। जब वो शुरू शुरू में ऑन होता है ना, तो थोड़ा सा डल रेड होता है। तो जैसे ही ऑन होता है तो जाहिर सी बात है थर्मल एनर्जी रिलीज हो रही होती है, तो गर्म हो रहा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फिर रेडिश ऑरेंज हो जाता है, फिर इवेंचुअली वाइट हो जाता है। जितना ज़्यादा हॉट होगा उतना ज़्यादा वाइट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हम स्टील की बात करें, स्टील को अगर मैं गर्म करूँ सबसे पहले रेड होता है, थोड़ा सा ऑरेंज और येलो टाइप होता है, और फिर एंड में वाइट कलर का हो जाता है, वाइटिश टाइप हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि द ब्राइटनेस ऑफ द ग्लो डिपेंड्स ऑन द रेट एट विच रेडिएशन इज इमिटेड एंड द कलर सीन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। अब क्या है, अ हॉट ऑब्जेक्ट सच एज स्टार कैन बी मॉडल्ड एज ब्लैक बॉडी, ठीक है, हमने स्टार को ले लिया। अब द हॉटेस्ट स्टार आर ब्लूइश वाइट एंड द कूलर आर डीप रेड, ये बताया ना मैंने। अच्छा, अब दूसरा क्या है? अब है हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? वीन जो बंदा था, साइंटिस्ट था, जो भी था, हमें उससे गर्ज नहीं है, हमें ये पढ़ना है कि उसने क्या बात की थी। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। द वेवलेंथ, सॉरी, द वेवलेंथ at which the intensity peaks, the maximum energy is inversely proportional to absolute temperature. अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने थर्मल फिजिक्स में पढ़ा है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस। बहरहाल ये हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। इसका तो ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो आपकी जो वेवलेंथ है वो मतलब डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू बी अपॉन टी। अब बी आपका है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और टी आपका थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इन केल्विन। बी की क्या वैल्यू है? बी की वैल्यू है 2.898 एक्सपोनेंट -3 मीटर केल्विन, ठीक है। मीटर केल्विन है, मिली केल्विन नहीं है, मीटर है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ल्यूमिनोसिटी की ना एक और डेफिनेशन, एक और फॉर्मूला है, वो है एल इज इक्वल टू 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर टी पावर 4। ये फॉर्मूला है, इसके अंदर एक नया आ रहा है, ये आ रहा है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो है 5.67 एक्सपोनेंट -8, ठीक है। अच्छा, स्टेलर रेडिया क्या है? स्टैंडर्ड कैंडल यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड कैंडल क्या थी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विद लो ल्यूमिनोसिटी, तो ये हम स्टार की ल्यूमिनोसिटी कहते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं, और जो इंटेंसिटी उसकी जो वेरी करेगी वेवलेंथ के साथ,
उससे हम ये उसका जो मैक्सिमम वेवलेंथ कहते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी पे. Hence, using lambda max, we can also find the surface temperature of a star with Wien's displacement law. Knowing that the luminosity and surface temperature of a star, we can determine the radius of stellar radii of a star. तो इससे हम बता सकते हैं कि R is equals to L upon 4 pi sigma T by 4. ये मैं बताऊंगा नहीं कैसे, ये बताया तो मैं कैसे आया, ये इस फॉर्मूले से आया. अब डेराइव कर लो. इसमें कोई आई डोंट थिंक कोई कहानी है, साइंस है, रॉकेट साइंस है. ठीक है, आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी. अच्छा, जब टू स्टार की इक्वल ल्यूमिनोसिटी होगी ना, तो हम दोनों की ल्यूमिनोसिटीज़ को इक्वेट कर देंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट की. डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट के अंदर ही रेड शिफ्ट आता है आपका. तो डॉपलर इफेक्ट मैं सोच रहा हूँ इधर बनाऊँ. डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट ये है कि इट इज़ द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर. क्या है ये? सॉरी, अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ due to the change in motion, due to the relative motion between source and the observer. हमने ए एस में इसका फॉर्मूला देखा था कि आपकी जो एफ नॉट होता है वो होता है वी अपॉन वी प्लस माइनस वी ऑफ सोर्स इंटू एफ. अब इसके अंदर क्या किया है, जब हम अप्रोचिंग में जा रहे होते हैं ना, तो जब हम किसी के करीब जा रहे होते हैं तो माइनस यूज़ करते हैं अप्रोचिंग में, अप्रोचिंग के केस में. और जब मूविंग अवे के केस में होते हैं तो हम प्लस यूज़ करते हैं. तो ये याद रखना. ठीक है, और मूविंग अवे के केस में आपका रेड शिफ्ट इन्वॉल्व हो जाता है. ये बताता हूँ क्या है आगे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा रेड शिफ्ट है. तो रेड शिफ्ट क्या है? रेड शिफ्ट क्या है? जब आपका जो लाइन स्पेक्ट्रम है ना, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, उसके अंदर हम गैलेक्सी आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द रेड पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम बिकॉज द लाइट अपीयर्स एट हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ्स. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेड शिफ्ट. मतलब क्या है कि वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन नोन वैल्यू. ठीक है, मूविंग अवे बता दो नोन वैल्यू. इसे हम कैसे समझा सकते हैं कि देखो, ये मेरे पास एक स्पेक्ट्रम है, ये वेवलेंथ है. ठीक है, ये मेरे पर स्पेक्ट्रम उस चीज़ का है, ये तो उसके नोन एक्चुअल नोन, ये है जो ऑब्जर्व किया गया है. तो जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया है, तो अब देखो रेड शिफ्ट हुई, थोड़ा सा आगे हुई है, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, वेवलेंथ में शिफ्ट आया है. ठीक है, लेट्स सपोज ये थी आपकी 680, ये थी 650, तो 30 नैनोमीटर का चेंज आया है. तो इसे करेक्ट करते हैं हम. ठीक है, इसी तरह इसका फॉर्मूला क्या है? दो फॉर्मूले हैं इसके. चेंज इन लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू वी अपॉन सी, ये आपके उसमें गिवन होती है फॉर्मूला शीट में. और चेंज इन फ्रिक्वेंसी अपॉन फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू वी अपॉन सी. ठीक है, और सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट है और वी आपका स्पीड ऑफ द स्टार है. ठीक है, और डॉपलर इफेक्ट क्या था? इट इज़ द अपेरेंट चेंज in frequency and lambda due to the relative motion between the observer and the source. ठीक है, अब क्या है, अब हमारा लास्ट है, इधर लिख रहा हूँ मैं, एक ही पेज में आ गया अलहमदिल्ला पूरा. मैं आपको नोट सही करके पीडीएफ भेज दूंगा. अभी मैंने थोड़े से रफ बनाए. हबल्स लॉ.
थोड़ी सी थ्योरी की 2-3 और बातें भी ऐड कर दूंगा जो अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो। तो जिन्होंने क्लास नहीं ली वही देख सकते हैं। हबल्स लॉ ये है कि इट इज़, हम ये भी देख सकते हैं, रिसेशन वेलोसिटी ऑफ अ गैलेक्सी is directly proportional to its distance from us. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एच डी, और h आपका हबल्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2.2 एक्स पावर माइनस 18। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसी खास बताने वाली चीज़ नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट पेज हमें थोड़ा सा चाहिए होगा, बल्कि नहीं भी चाहिए तो मैं ये भी बता देता हूँ। बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताना था मैंने। बिग बैंग थ्योरी की एविडेंसेस क्या हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हमें ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। बिग बैंग और बैंग थ्योरी लिख देता हूँ। एविडेंस नंबर 1 है आपका रेड शिफ्ट, कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ये बात बता दी आपने। एविडेंस नंबर 2 है आपका कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMBR। भाई ये दो याद कर लो, बाकी ज़रूरत नहीं है। जो जो सिलेबस में है ना वो ये है। हम बता सकते हैं रेड शिफ्ट है, मतलब इसका क्या मतलब है कि द लाइट वी ऑब्जर्व फ्रॉम गैलेक्सी हैज़ बीन स्ट्रेच्ड बाय द टाइम इट रीचेज अर्थ, as it looks redder than it should be. This redshift is the result of galaxies moving away from us. Observations should show that the pretty much everything in the universe is moving apart. The redshift of distant galaxies tells us that the universe is expanding. If you could wind time backward, you would see that galaxies getting closer together. If you could go back far enough, everything in the universe would have been in one place. ठीक है, मतलब पहले सारी चीज़ें करीब होती थी, तो विद टाइम बिग बैंग थ्योरी यही हमें एक्सप्लेन करती है, यही स्टेट करती है कि आपकी जो गैलेक्सीज हैं दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अस, मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है, रेड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, नॉन वैल्यू से ज़्यादा आ रही है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। टॉपिक ये अलहमदिल्ला कंप्लीट हो गया है।